अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर की, यानी टाइफाइड बुखार, जो बहुत ज़्यादा ये अक्सर डिस्कस किया जाता है। टाइफाइड फीवर का दूसरा नाम इंटेरिक फीवर भी है। इंटेरिक इसको इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसका काफ़ी हद तक ताल्लुक आंतों से बनता है, लेकिन ये आंतों के अलावा भी बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसको ये बीमारी इन्वॉल्व करती है। ये जो टाइफाइड का बुखार है या टाइफाइड फीवर है, इसकी वजह जो जरासीम होते हैं उनका नाम है साल्मोनेला टाइफे, और इसके अलावा साल्मोनेला पैराटाइफी, जिनके सीरोटाइप्स या ग्रुप्स हैं ए, बी और सी। लेकिन ज़्यादातर केसेस दुनिया में साल्मोनेला टाइफी की वजह से होते हैं। ये जो वायरस है ये हर साल दुनिया में 2 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन करता है, और तकरीबन पूरी दुनिया में 2 लाख लोग इसकी वजह से उनकी डेथ होती है या वो मर जाते हैं। ये वायरस आम तौर पे ये खाने से, अगर फर्ज करते हैं कि एक शख्स को टाइफाइड का बुखार हुआ और उसने या तो इलाज नहीं करवाया या फिर उसने नामुकम्मल इलाज करवाया, तो ये वायरस इंसान के जिस्म में फिर बहुत सालों तक रहता है, यानी 10-20 सालों तक या पूरी ज़िंदगी तक। और उसका जो स्टूल है, उसका जो मोशन है, उसका जो बड़ा पेशाब है, उसके ज़रिए ये निकलता रहता है उसके जिस्म से, और वो उसको हम कैरियर कहते हैं। उस शख्स को वो कैरियर फर्ज करते हैं कि किसी का खाना तैयार करता है या खाना सर्व करता है और उसने अपने हाथ नहीं धोए हैं उससे पहले, तो वो किसी भी दूसरे शख्स को ये ट्रांसमिट कर देगा या दे देगा। इसी तरह अगर कोई भी इंसान पब्लिक टॉयलेट यूज करता है और फर्ज करते हैं कि उस पब्लिक टॉयलेट को किसी शख्स से पहले कोई ऐसा शख्स इस्तेमाल करके गया है जिसको के टाइफाइड हुआ था और वो इसका कैरियर है, तो जब आप हाथ नहीं धोते और फर्ज करते हैं कि वहां से आपके हाथों को लगता है, तो ये भी एक जरिया बन जाता है आप में इसकी ट्रांसमिशन का। बेसिकली इसको कहते हैं फीको ओरल रूट। या गलियों और बाज़ारों में जो वेंडर्स होते हैं या खुराक बेचने वाले होते हैं या मुख्तलिफ कटे हुए फल या सलाद बेचने वाले होते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि अगर वो कैरियर हैं टाइफाइड के, तो वो भी मुंतकली का एक ज़रिया बनते हैं दूसरे लोगों में। और इसी तरह एक और बहुत बड़ी वजह, अगर हमारा शहरों का पीने का जो पानी है वो सीवरेज के पानी से अगर आपस में मिक्स हुआ हो, तो तब भी ये बीमारी एक इंसान से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती है। क्योंकि जो सीवरेज है उसमें अगर लोगों ने स्टूल है वो, या फीसिस जिसको कहते हैं, या बड़ा पेशाब है, और वो उनमें कैरियर या वो शख्स जिसमें टाइफाइड के जरासीम हैं उसका भी हिस्सा शामिल है, तो वो पीने के पानी के साथ मिल जाएगा, तो वो सब लोगों को मुंतकिल हो सकता है। तो एक असूल आप बुनियादी तौर पे जहन में रखें कि अगर आपने टाइफाइड से बचना है तो पानी को बॉयल करके पिएं, फलों को छील के खाएं और खाने को अच्छे तरीके से गर्म करके खाएं। पाकिस्तान और इंडिया में क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो आम तौर पे जब अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से वहाँ के लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं, तो उनको एक इंग्लिश में एक बात बताई जाती है कि बॉयल इट, पील इट और फॉरगेट इट। कि अगर आपने टाइफाइड से बचना है इन इलाकों में, क्योंकि टाइफाइड बहुत ज़्यादा है, तो आप पानी को बॉयल करके पिएं। फलों को अगर खाना है तो आपने उनको छिलका उतार के, क्योंकि उसके अंदर तो ये नहीं हो सकता, और खाना है तो उसको अच्छे तरीके से गर्म करवा के, वरना भूल जाएं। तो यही दोस्तों और साथियों आपने भी जहन में रखना है। आम तौर पे ये बीमारी उन जगहों पे जिनको हम ओवर क्राउडेड प्लेसेस कहते हैं, या वो एरियाज जहाँ पे सैनिटेशन या सफाई का मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता, तो वहाँ पे टाइफाइड का बुखार बहुत ज़्यादा होता है। ये जो टाइफाइड के जरासीम है साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी, ये हमारी छोटी आंत का जो आखिरी हिस्सा है जिसको हम डिस्टल आइलियम कहते हैं, ये वहाँ से जाता है हमारे जिस्म के सिस्टम के अंदर, और 7 से 14 दिन के बाद इसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। बाज़ लोगों में तो ये हल्का सा बुखार और हल्के से जो लूज मोशन सिर्फ करता है, लेकिन आम तौर पे जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें पैदा होती है वो है बुखार का होना। मसलन हम डॉक्टर्स के दरमियान ये एक बात तय होती है कि अगर कोई ज़्यादा बुखार ऐसा आता है जिसको हम हाई ग्रेड फीवर कहते हैं, और उसका पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हो सकता है, तो हम टाइफाइड को ज़रूर रूल आउट करते हैं।
तो जब ये बुखार आता है तो इन मरीजों में, तो ये बुखार एक खास किस्म का होता है जिसको हम कहते हैं स्टेप लैडर फीवर। यह स्टेप वाइज इसमें इंक्रीज होता है, हर गुजरते दिन के साथ ये बुखार बढ़ता जाता है। ये रात को बहुत ज्यादा हो जाएगा, शाम को बढ़ते 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 रात को बहुत ज्यादा हो जाएगा और अगली सुबह को ये कम होना शुरू हो जाता है और बुखार के साथ सर्दी भी लगती है। और इस बुखार को में आमतौर पे ये बुखार 103 और 104 तक चला जाता है, हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ता बढ़ता। बुखार के अलावा इन मरीजों में पूरे पेट में दर्द होता है और पेट में दर्द उस वक्त भी होता है जिसको हम दबाते हैं, जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल टेंडरनेस। और इसी तरह इन मरीजों में कब्ज भी होती है। इसके अलावा मरीज अच्छा महसूस नहीं करता, उसको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ है, जिसको हम मलेज कहते हैं। अगर ये मरीजों में बेहतरी ना आए और फौरी इलाज ना शुरू किया जाए, आप जहन में रखें कि टाइफाइड बुखार के मरीजों का अगर जल्दी इलाज शुरू कर दिया जाए तो दूसरे दिन से ही उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है और 4 से 5 दिन में मरीज बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर इन मरीजों में आप इलाज टाइमली नहीं करते, फौरी तौर पे या वक्ती तौर पे शुरू नहीं कर देते, तो ये मरीजों का पेट का दर्द बढ़ता जाता है, इनकी दिल की धड़कन बढ़ती जाती है, ये जहनी दबाव का शिकार होते हैं, इनके दिमाग के ऊपर ये जरासीम असर करते हैं और एक ऐसी कंडीशन में ये मरीज जाता है जिसमें उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा होता है, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और यहाँ तक कि मरीज ज़्यादा सोना शुरू कर देता है और मरीज इस हद तक उसमें थकावट और वज़न इसलिए कम होना शुरू हो जाता है कि ये मरीज जैसे जैसे एक से दूसरे हफ्ते में जाता है तो ये खाना बहुत कम कर देता है और वज़न इसका ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। मरीज की जो पल्स होती है वो आम तौर पे उसको हम डाइक्रोटिक पल्स कहते हैं, यानी 2 पल्स बन जाती हैं। पहली वाली स्ट्रांग होती है और दूसरी वीक होती है। दिल आहिस्ता आहिस्ता सांस की रफ्तार बढ़ती जाती है और मरीज की लुक जो है वो चेंज हो जाती है, जिसको हम टॉक्सिक या बीमारी की लुक कहते हैं कि कोई किसी को देखते ही आप कहते हैं कि यार तुम्हें क्या हुआ है, आप तो बीमार हो। पेट का दर्द इतना बढ़ता है कि जो आंतें हैं उनमें सोजिश की वजह से खून आना शुरू हो जाता है और फिर आंत का कोई हिस्सा फट जाता है, जिसको हम इंटेस्टिनल परफोरेशन कहते हैं, जिसकी वजह से पूरे पेट में सख्त दर्द होता है और हाथ लगाने से बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। अगर मरीज का इलाज ना किया जाए तो खुदा ना खासा मॉर्टेलिटी या मरने की शरह बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इलाज कर दिया जाए टाइमली और प्रॉपरली तो सिर्फ और सिर्फ 0.2% मॉर्टेलिटी है। और अगर इलाज नहीं करते और मरीज बच भी जाता है तो पूरी जिंदगी के लिए कोई ना कोई उसको दिमागी या साइकेट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आमतौर पे अगर कोई मरीज इलाज के बगैर चौथे हफ्ते में दाखिल भी हो जाए और फिर उसमें खुद ब खुद बेहतरी आना शुरू हो जाती है, उस मरीज को पेट का दर्द बेहतर हो जाता है, दिमागी खलल जो पैदा हुआ था जिसमें कि नींद का ज़्यादा आना और होश का कम होना ये शामिल था, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा और बुखार भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मरीज ठीक होने के बावजूद ज़िंदगी भर के लिए कैरियर बन जाएंगे कि वायरस इनके जिस्म के अंदर या जो पित्ता होता है गॉल ब्लैडर उसके अंदर जाके बैठ जाएगा और ये पूरी ज़िंदगी लोगों को वायरस, ये जो बैक्टीरिया है ये फैलाते रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन मरीज़ों को फौरी इलाज किया जाए। सवाल पैदा होता है कि इन मरीज़ों का अगर ये अलामात हैं तो तशखीस कैसे करते हैं। सबसे बड़ा ज़रिया इन मरीज़ों की तशखीस करने का ये क्लिनिकल पिक्चर है, ये हिस्ट्री है, ये अलामात हैं जो फैमिलीज़ आके आपको बताएंगी। उसके अलावा पाकिस्तान के माहौल में विडॉल टेस्ट किया जाता है जो नहीं करना चाहिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो काबिल एतबार नहीं है। बल्कि इसका एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं टाइफीडॉट, इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो टाइफीडॉट ज्यादा बेहतर है विडॉल की निस्बत, कि किसी मरीज में अगर टाइफीडॉट पॉजिटिव है तो चांसेस हैं और अलामात भी हैं तो चांसेस हैं कि ये टाइफाइड हो सकता है, क्योंकि फिर उसका इलाज फौरी शुरू करना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे अहम टेस्ट जो मरीज की तशखीस में मदद देता है वो है कल्चर। हमारे पास 3 मशहूर कल्चर्स होते हैं, एक है ब्लड कल्चर, एक है स्टूल कल्चर और एक है बोन मैरो कल्चर। जो ब्लड कल्चर है वो हम किसी भी इंसान का ब्लड लेते हैं और उसको हम भेजते हैं लेबॉर्ट्री में, जिसका रिपोर्ट आती है 7 दिन के बाद, लेकिन हम दवाई शुरू करवा देते हैं जिसकी मैं बाद में बात करता हूँ। और स्टूल कल्चर ये होता है क्योंकि ये मरीज पूरी जिंदगी जिनको इलाज नहीं भी होता वो स्टूल के अंदर ये बैक्टीरिया, ये जरासीम फेंकते रहते हैं, तो स्टूल कल्चर भी बहुत मदद करता है इन जरासीम को पकड़ने में। अगर ब्लड और स्टूल कल्चर किए जाएं और उनको पहले हफ्ते में किया जाए
तो चांसेस यही हैं कि 90% लोगों में पता चल जाएगा कि है कि नहीं ये मसला। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो इन टेस्टों की अफादियत कम होती है। ब्लड कल्चर अगर किसी का नेगेटिव आता है तो इसका मतलब 100% है कि उसको टाइफाइड नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव आता है ब्लड और स्टूल कल्चर पहले हफ्ते में, तो 90% चांसेस हैं कि ये टाइफाइड ही है। लेकिन अगर किसी का ब्लड कल्चर हम 3 भेजें, 3 वायल्स भेजें, 3 सैंपल भेजें और 30 ml या उससे ज़्यादा भेजें, तो चांसेस यही है कि 97% तक ये टेस्ट बता देता है कि मरीज को प्रॉब्लम है या नहीं। जो कल्चर्स के अंदर सबसे अहम कल्चर है वो है बोन मैरो कल्चर या बोन मैरो एस्पिरेट, या उसे BMA भी कहते हैं। अगर किसी का ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है लाजमी इस मरीज को टाइफाइड है। लेकिन बोन मैरो कल्चर लेते हुए क्योंकि मरीज को बहुत तकलीफ होती है तो आमतौर पे हम इस तरफ नहीं जाते। अगर कल्चर की रिपोर्ट 7 दिन में आती है तो इसका क्या मतलब है कि क्या हमने वेट करना है? हमने इंतजार नहीं करना, बल्कि जिसको हम एम्पेरिक एंटीबायोटिक थेरेपी कहते हैं वो हमने शुरू करवा देनी है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि पहले हम इस्तेमाल करते थे सिर्फ सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है इसका नाम, ये नोविडेट के नाम से पाकिस्तान में बहुत मशहूर दवाई है। हम 500 मिलीग्राम सुबह शाम 7 से 10 दिन के लिए देते थे या देते हैं। और अगर किसी को उल्टी का भी मसला है या उसका जिस्म बहुत बेहतर नहीं है तो आप उसको इंट्रावीनस यानी टीके के जरिए 400 मिलीग्राम सुबह शाम दे सकते हैं 7 से 10 दिन के लिए। लेकिन ये इतनी ज्यादा दवाई इस्तेमाल हो चुकी है कि अब इसके खिलाफ जरासीम के अंदर मज़ाहमत या रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि वो 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन यानी सेफ्ट्राइएक्सोन इस्तेमाल करें। ये उन मरीजों में जिनमें नोविडेट काम नहीं करती तो ये सबसे अच्छी चॉइस है, ये ऑक्सीडिल का इंजेक्शन। और अगर महंगा आप ले सकते हैं तो ये रोसिफिन के इंजेक्शन के नाम से पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये सिर्फ इंजेक्शन होता है और इसमें इसमें टैबलेट्स नहीं होती। आप डॉक्टर जो है आपका वो 1 से 2 ग्राम का टीका सुबह शाम 7 से 10 दिन के लिए देगा अपने असेसमेंट के हिसाब से कि 1 ग्राम सुबह शाम देना है या 2 ग्राम देना है, और आपके वजन के भी एतबार से। तो ये बहुत सुपीरियर या अच्छा टीका है बनिस्बत नोविडेट के। लेकिन अगर आप सेफ्ट्राइएक्सोन इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आपको शक है आपके डॉक्टर को कि मरीज को सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ हो सकता है रेजिस्टेंस हो, तो हमारे पास एक और अच्छी ऑप्शन है, वो है अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन का टीका या जो कैप्सूल है वो 500 मिलीग्राम एक रोजाना 7 से 10 दिन के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है सेफिक्सिम की, जो बहुत मशहूर एक टैबलेट या कैप्सूल है, सेफ्स्पेन 400 मिलीग्राम एक रोजाना, ये आप दे सकते हैं 7 से 10 दिन के लिए। एक और ऑप्शन है ओफ्लोक्सासिन या ओफ्लोबिड के नाम से। ओफ्लोबिड जो टैबलेट होती है वो 400 मिलीग्राम सुबह शाम 7 से 10 दिन के लिए। लेकिन आप जहन में रखें दोस्तों कि नोविडेट या ओफ्लोबिड वो हामला खवातीन और बच्चों में नहीं दिया जाता, क्योंकि उनमें जो कार्टिलेज है या जोड़ होते हैं यानी जॉइंट्स की जो कुछ हिस्से हैं वो डैमेज होते हैं, तो उनमें आमतौर पे हम नहीं देते। लेकिन 2016 में दुनिया ने नोट किया कि पाकिस्तान के अंदर जो सेफ्ट्राइएक्सोन यानी ऑक्सीडिल या रोसिफिन का भी टीका है उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंस आ गई है, जिसको कहते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। यानी ये वो जरासीम थे टाइफाइड के जो इस दवाई के खिलाफ भी मज़ाहमत पैदा कर चुके थे। इसीलिए अब दुनिया ये कहती है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या उनके जो लोग हैं वो पाकिस्तान में अगर उन्होंने ट्रैवल किया है और उनको टाइफाइड होता है, तो वहां पे वो जो दवाई इस्तेमाल करने का कहते हैं उसे हम कहते हैं कार्बापेनम। एक मशहूर दवाई है जिसका जेनरिक नेम है इमेपिनम और वो टाइनम के नाम से मिलता है। तो उसको 500 मिलीग्राम या 1 ग्राम वो हम सुबह दोपहर शाम 7 से 10 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही कल्चर की रिपोर्ट आती है तो आप ये कर सकते हैं कि उस रिपोर्ट के हिसाब से अपनी एंटीबायोटिक को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसका जो इलाज होता है वो क्योंकि खुद में काफी महंगा हो सकता है, तो सबसे अहम है कि आप इससे बचें, आप प्रिवेंशन की तरफ जाएं। आप हाथ धोने की रूटीन को बनाएं साबुन और पानी के साथ, आप बॉयल पानी पिएं, कोशिश करें ठेले से ये कटी हुई चीजें ना लें, कटे हुए फल ना लें, बल्कि वो फल लें जो घर आके आप धो के आप हाथ साफ करके और धो के आप इस्तेमाल कर सकें। सवाल पैदा होता है अगर किसी के जहन में शक आता है कि उनके घर में कोई कैरियर हो सकता है टाइफाइड का, तो उसको जानने का क्या तरीका है।
तो उसका तरीका ये है कि क्योंकि मरीज स्टूल के अंदर या मोशन के अंदर ये जरासीम या बैक्टीरिया को फेंकता रहता है, तो हम क्या करते हैं कि 1 महीने के अंदर स्टूल के 3 कल्चर करवाते हैं। अगर तो वो नेगेटिव हैं तो इसका मतलब है कि वो कैरियर नहीं है, और अगर उनमें से पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपको ये इलाज पूरा करना है। और किसी हद तक कुछ मरीजों में इसमें रिलैप्स भी होते हैं कि वो ठीक होने के 1, 2, 4 हफ्ते के बाद उनको दोबारा अटैक होता है, लेकिन यह अटैक हल्का होता है और आपने वही ब्लड कल्चर करवाना है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर आपने इलाज ऐसे ही होना है। और इसकी वैक्सीन अगरचे है, लेकिन वो वैक्सीन बहुत ज़्यादा कारआमद नहीं होती, क्योंकि अब जरासीम आमतौर पे इतनी ज़्यादा मिकदार में होते हैं कि वो इस वैक्सीन को भी कोई बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ काम करती हुई नज़र नहीं आती। और दूसरा, साल्मोनेला टाइफी के खिलाफ तो वैक्सीन है, लेकिन पैराटाइफी के खिलाफ नहीं है। और आजकल पैराटाइफी के केसेस बहुत ज़्यादा हमारे सामने आते हैं। तो इसलिए सबसे अहम है कि आप इसके बारे में, बीमारी के बारे में जानें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता किसी में ये अनट्रीटेड रहती है तो चांसेस हैं कि जो आंत है वो फटती है, तो उसके बाद उसकी सर्जरी होती है, उसको बंद किया जाता है, और ये जाहिर है सारा नुकसानदेह चीज़ है। जिस वक्त दुनिया में एंटीबायोटिक्स नहीं थी तो इस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ्स होती थी, लेकिन अब जब से एंटीबायोटिक आ चुकी हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी या शरह मौत कम हो गई हैं टाइफाइड फीवर की वजह से होने वाली। उम्मीद है आपको किसी हद तक इस चीज़ का आइडिया हुआ होगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।